सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। माय नेम इज बाबा AK गौतम साथियों। सभी साथी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डॉक्टर BR अम्बेडकर इन इंडिया। भारत में डॉक्टर बाबा साहब का महत्व क्या है और बाबा साहब का जीवन परिचय। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें। अगर आप ये हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और रहेगी बात, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके ज्ञान। सभी सम्मानित साथी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो शेयर करें। हम आज बताने जा रहे हैं अम्बेडकर इन इंडिया, बाबा साहब का भारत में महत्व और बाबा साहब का जन्म और बाबा साहब का जीवन परिचय। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश की इंदौर में के पास एम हाउ कंटोनमेंट में हुआ था। सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के बेटे अम्बेडकर बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे, जिन्होंने इकोनॉमिक में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन इकोनॉमिक्स दोनों जगहों से डॉक्टरेट हासिल की थी। उनकी दुनिया भर से लॉ, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स थ्योरीज और प्रैक्टिसेस में रिसर्च में उन्हें इस लायक बनाया कि वो अपने होम ग्राउंड में अहम सामाजिक बदलाव कर पाएँ। अपने देश में तथाकथित निचली जातियों से बर्ताव का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होने की वजह से अपने लोगों की तरक्की के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। हालांकि वो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ जन छेड़ने वाले सबसे पॉपुलर लीडर हैं, पर साथ ही भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत अहम काम किया। अपनी शुरुआती ज़िंदगी में प्रोफेसर, लॉयर और इकोनॉमिक्स के रूप में काम करते हुए उन्होंने वक्त की मांग पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी योगदान किया। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल और जर्नल लिखे जिसमें लोगों के अधिकारों को उनकी ही भाषा में एक्सप्लेन किया गया और वो आज़ादी के लिए बहुत सारे कैंपेन और नेगोशिएशंस में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। और आज के भारत की नींव रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। देश की ओवरऑल अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने सामाजिक विकास के साथ साथ पॉलिटिकल ग्रोथ के आइडिया को भी बढ़ावा दिया। आज़ादी के बाद अम्बेडकर ने कांग्रेस के सरकार में लॉ मिनिस्टर के रूप में काम किया। अगस्त 1947 में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का भी चेयरमैन बनाया गया और उन्हें भारत का नया संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। 25 नवंबर 1949 में उन्होंने भारत को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करके दिया, जिसे 26 जनवरी 1950 को कानूनी तौर पर इम्प्लीमेंट करना था, यानी कि लागू करना था। हम लोग 26 जनवरी को उसी दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इस कलेक्शन में 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कलर एडॉप्शन सेरेमनी में दी गई स्पीच को भी शामिल किया गया था। अम्बेडकर देश के लोगों के लिए बहुत बड़े प्रेचर थे और वो इस बात पर जोर देते थे कि पर्सनल इंटरेस्ट को हटाकर लोग नेशनल ग्रोथ में कैसे योगदान कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने की वजह से उन्होंने अपनी स्पीच में शानदार इम्प्रेस भी दिए। उन्होंने आम लोगों के लिए इक्वलिटी की लड़ाई भी लड़ी थी। उनके जातिवाद पर भी विचार और उसे देश के विकास पर भी पड़ने वाले नुकसानदेह असर को इस चर्चा में शामिल उनकी दूसरी 2 स्पीचेस में सुना जा सकता है। इसमें पहली है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और दूसरी है कास्ट इन इंडिया, गैर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जहां पहली वाली स्पीच कास्ट सिस्टम को मिटाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी स्पीच बताती है कि कास्ट सिस्टम ने देश के सोशल ऑर्डर को धीरे धीरे तबाह कर दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अम्बेडकर की कास्ट पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या आइडियाज़ हैं, तो उनकी राइटिंग्स के इन तीनों हीरो के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना।
सभी सम्मानित साथियों को एक बार फिर से जय भीम। उसके बाद आता है द ग्रामर ऑफ एनर्जी स्पीच 1, 25 नवंबर 1949 को, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया में दी गई स्पीच अम्बेडकर की ये आखिरी स्पीच थी। इसे असेंबली को फ्री इंडिया के संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए फ़ोन किया गया था। सेपरेटेड पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर जो 3 साल तक एग्जिस्टेंस में रहा था, इस स्पीच में अम्बेडकर ने संविधान को जस्टिफाई किया और भारत और उसके लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट किया था। फिर फाइनल ड्राफ्ट को तैयार किया और उसके एग्जीक्यूशन के लिए रास्ता निकाला। संविधान के लिए जितना ज़्यादा डिफेंड किया जा सकता था, मेरे दोस्त मिस्टर अल्लादी और कृष्णा स्वामी अय्यर और मिस्टर टी कृष्ण मन्नाचार्य ने उतना किया है। इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मेरिट नहीं गिनाने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अच्छा संविधान हो, ये बुरा भी बन सकता है अगर इस पर काम करने वाले बुरे हैं। वैसे ही चाहे जितना भी बुरा संविधान, उस पर काम करने वाले इसको अच्छा भी बना सकते हैं। संविधान की वर्किंग पूरी तरह से संविधान के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि संविधान सिर्फ स्टेट के ऑर्गन्स दे सकता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट पर काम करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो इस पर डिपेंड करते हैं कि लोग, जनता है, अपने विशेष और पॉलिटिक्स को पूरा करने के लिए कैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। कौन कह सकता है कि भारत के लोग और उनकी पार्टीज़ कैसी बिहेव करेगी? क्या वो अपने मकसद को पाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को कायम करेंगे या वो रिवोल्यूशनरी मेथड को पसंद करेंगे? अगर वो रिवोल्यूशनरी मेथड को अपनाते हैं तो चाहे जितना भी संविधान है, कोई भी बता सकता है कि ये फेल हो जाएगा। लोग और उनकी पार्टीज़ कौन सा पार्ट प्ले करेंगी कि इस पर ध्यान दिए बिना संविधान पर किसी भी तरह का जजमेंट करना बेकार है। संविधान पर 2 तरह से काफ़ी निंदा की जाती है, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी सोशलिस्ट पार्टी। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों निंदा करते हैं पता है? इसलिए कि ये वाकई बुरा संविधान है। तो मैं कहूँगा नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि संविधान प्रिंसिपल और प्रोलेटरेट की डिक्टेटरशिप पर, मतलब मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड हो। ये संविधान की निंदा इसलिए करते हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। सोशलिस्ट 2 चीज़ें चाहते हैं। पहली चीज़, अगर वो पावर में आते हैं तो संविधान उनको सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नेशनलाइज्ड या सोशलाइज्ड करने की पूरी फ्रीडम देती है, वो भी बिना किसी मुआवजे के पेमेंट किए। और सोशलिस्ट जब दूसरी चीज़ चाहते हैं कि संविधान में दर्ज फंडामेंटल राइट्स असीम और बिना किसी लिमिटेशन के हो, ताकि अगर वो उनकी पार्टी पावर में आने में फेल हो जाए तो उनके पास ना ही सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने की आज़ादी हो, बल्कि इसके साथ साथ वो स्टेट को उखाड़ कर फेंक सकें। नो राइट टू बाइंड सक्सीडिंग जनरेशन, यही मेन आधार है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन की निंदा की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिद्धांत ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सिद्धांत है। मैं ये नहीं कहता कि मुआवजा दिए बगैर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करने का प्रिंसिपल इतना पवित्र है कि इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये नहीं कहता कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी परम नहीं हो सकते और उन पर लगाए गए लिमिटेशन कभी हटाई नहीं जा सकती। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल में दिए गए प्रिंसिपल आज की जनरेशन के विचार हैं, या ये अगर आपको लगता है कि बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों के विचार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें शामिल करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को क्यों दोष दें? मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों को दोष क्यों दें? अमेरिका के महान स्टेटमेंट जेफरसन, जिनका अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफ़ी बड़ा हाथ है, उन्होंने कुछ बहुत वजनदार विचार एक्सप्रेस किए हैं।
जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक जगह उन्होंने कहा, हम हर जनरेशन को एक अलग डिस्टिंक्ट नेशन के रूप में मान सकते हैं, जिन्हें मेजॉरिटी के इच्छा से खुद को बांधने के राइट्स हैं, लेकिन उनको ये राइट नहीं है कि वो आने वाली जनरेशन को मजबूर करें, जिस तरह किसी अन्य देश के निवासियों को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। और दूसरी जगहों में उन्होंने कहा है, ये विचार कि नेशन के यूज़ के लिए इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन को छुआ या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि उनके अपनी तरफ से जवाब देने के लिए भी नहीं है, जिन्हें पब्लिक के ट्रस्ट में इनको मैनेज करने के लिए बेवजह राइट्स दिए गए हैं। शायद एक राजा के अत्याचार के खिलाफ एक फ़ायदेमंद प्रोविज़न हो सकता है, लेकिन नेशन के खिलाफ सबसे बेतुका है। फिर भी हमारे वकील और इंटेलेक्चुअल्स आमतौर पर इस प्रिंसिपल को अपनाते हैं और मानते हैं कि पहले की ये जनरेशन ने दुनिया को हमसे ज़्यादा स्वतंत्रता से जिया था। वह हम पर ऐसे कानून थोपने का राइट रखते थे जिसे हम खुद बदल नहीं सकते थे। साथ ही हम भी उसी तरह भी कानून बना सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन पर डाल सकते हैं, जिसे बदलने का उन्हें कोई हक नहीं होगा। ये लोग मानते हैं कि ये दुनिया उन लोगों की है जो अब मौजूद नहीं हैं, ना कि जिंदा लोगों की। मैं मानता हूँ कि जेफरसन ने जो कहा वो पूरी तरह से सच है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जेफरसन के द्वारा निर्धारित इस प्रिंसिपल से अगर चलती तो निश्चित रूप से इस पर आरोप लगाया जा सकता है और निंदा की जा सकती है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि ऐसा है क्या? बल्कि इसके ठीक विपरीत है। आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से संबंधित प्रोविज़न की जांच करनी है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी क्रिटिक को ये साबित करने की चुनौती देता हूँ कि दुनिया में कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन सर्कमस्टांसेस में अगर ये देश खुद को पाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के संशोधन के लिए इतना आसान प्रोसीजर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के असंतुष्ट लोगों को अपने पक्ष में एडल्ट फ्रेंचाइज के पद पर चुनी हुई पार्लियामेंट पर सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी पर पाया है। अगर वो इतना ही भी नहीं पा सकता तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनके डिसइंफेक्टेड को आम जनता की राय नहीं कहा जा सकता है। द जेंडर ऑफ डिविजन ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन मेरा दिमाग हमारे देश के फ्यूचर से इतना भरा हुआ है कि मुझे लगता है कि इस मौके पर मुझे अपने कुछ विचारों को एक्सप्रेस करना चाहिए। 26 जनवरी 1950 पर भारत ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा। उसकी इंडिपेंडेंस का क्या होगा? क्या वह अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखेगी या इसे खो देगी? मेरे दिमाग में ये पहला विचार आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। पॉइंट ये है कि उसमें एक बार इंडिपेंडेंस को खो दिया जो उसके पास थी। क्या वह इसे दूसरी बार भी खो देगा? यही ख्याल मुझे फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित करता है। जो बात मुझे बहुत परेशान करती है वो ये है कि भारत न सिर्फ एक बार अपनी इंडिपेंडेंस को खो चुका है, बल्कि उसके अपने ही कुछ लोगों के बेवफाई के और विश्वासघात से इसे खो दिया है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण में राजा डहार के मिलिट्री कमांडेंट्स ने मोहम्मद बिन कासिम की एजेंट्स के रिश्वत ली और अपने राजा की तरफ से लड़ने के इनकार कर दिया था। उस टाइम ये जयचंद था जिसने मोहम्मद गौरी पर भारत पर आक्रमण करने का और पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने के लिए इनवाइट किया था और उसे अपनी सोलंकी राजाओं की मदद किया था। जब शिवाजी हिंदुओं की लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे तब बाकी मराठा राजा और राजपूत राजा मुग़ल राजाओं के तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। जब अंग्रेज़ सिख राजाओं को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, गुलाब सिंह उनके प्रिंसिपल कमांडर चुप बैठे रहे और सिख साम्राज्य को बचाने में मदद नहीं की। 1857 में जब भारत के बड़े हिस्से में
अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का ऐलान किया तो सिख मूक दर्शकों की तरह खड़े होकर देखते रहे। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये विचार मुझे चिंता से भर देता है। ये चिंता इस फैक्ट के रियलाइजेशन से और गहरी होती है। कास्ट इन क्रीड के रूप में हमारे पुराने दुश्मन के साथ हमारे पास अलग अलग और विरोधी पॉलिटिकल पंथों के साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज़ होने जा रही हैं। क्या भारत देश को अपने पंथों से ऊपर रखेगा या पंथों को देश से ऊपर रखेगा? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि अगर पार्टीज़ पंथों को देश से ऊपर रखती है तो हमारे इंडिपेंडेंस दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगा और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। इस पॉसिबिलिटी से हम सभी को मजबूती से बचना होगा। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी इंडिपेंडेंस को रक्षा करनी होगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। यदि मैं पाता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे जलाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत इस मायने में डेमोक्रेटिक देशों होगा जब भारत के लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार होगी। मेरे दिमाग में वही विचार आता है, उसके डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा? क्या वो इसे बनाए रख पाएगा या फिर से इसे खो देगा? यही दूसरा ख्याल है कि जो मेरे दिमाग में आता है, जो मेरे पहले की तरह परेशान कर देता है। ऐसा नहीं है कि भारत को नहीं पता कि डेमोक्रेसी क्या है। एक समय था जब भारत रिपब्लिक से भरा था और यहाँ तक कि जहाँ राजा थे वो या तो इंडिया लिमिटेड थे या वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं थे। ऐसा नहीं है कि भारत पार्लियामेंट या पार्लियामेंट प्रोसीजर जानता नहीं था। बहुत भिक्षु संघों की एक स्टडी से पता चलता है कि वो न सिर्फ पार्लियामेंट ही और उनके संघ पार्लियामेंट के अलावा कुछ भी नहीं थे, बल्कि संघ मॉडर्न टाइम के एक पार्लियामेंट प्रोसीजर के हिसाब से सभी रूलों को जानते थे और उनको फॉलो करते थे। हालांकि पार्लियामेंट प्रोसीजर के इन नियमों को संघ की मीटिंग्स में बुद्ध के द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने भी अपने समय में देश में चल रही पॉलिटिकल असेंबली के रूल्स से उधार लिया हुआ। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम भारत ने गवा दिया। क्या वो इसे दूसरी बार खो देगा? मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन भारत जैसे देश में ऐसा होना काफ़ी हद तक मुमकिन है, जहां डेमोक्रेसी को काफ़ी समय से यूज न होने की वजह से कुछ नया माना जाना चाहिए। वहाँ ये खतरा भी है कि डेमोक्रेसी जो भारत देश के, एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ मनीष जी बताएं। आया है नहीं आया है ये बताओ। 942 मैं अभी बताता हूँ आपको, आधे घंटे दो, ठीक है? ठीक ठीक है ठीक है ठीक। ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि ये नई पैदा हुई डेमोक्रेसी अपना फ़ोन बनाए रखे और पर असलियत में डिक्टेटरशिप बन जाए। अगर लैंडस्लाइड होता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी का हकीकत बनने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अगर हम डेमोक्रेसी को रूप में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आप कमेंट करके बताएं। मेरे जजमेंट से ये सबसे पहले चीज़